कॉलेज, जहां हम अपने बहुत सारे ख्वाबों को पूरा करने के लिए जाते हैं ताकि अपनी आने वाली ज़िंदगी को उस तरह गुजार सकें जैसा हमने सोचा हुआ होता है। पर कभी वो सुनहरे ख्वाब किस तरह भयानक रूप इख्तियार कर लेते हैं हमें पता ही नहीं चलता। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दी अदर स्टोरीज़। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद और दुआ करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें। फ्रेंड्स, आज की स्टोरी हमको आशी ने मुल्तान से भेजी है, जो उनकी बेटी के साथ पेश आया एक बहुत इंटरेस्टिंग, खौफनाक और सबक आमोज सच्चा वाक़या है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सुनते हैं आशी का वाक़या उन्हीं की ज़बानी। अस्सलामुअलैकुम हसन, मैं शुरू में ही एक बात करना चाहती हूँ। अक्सर लोग जिन्नात वगैरह को नहीं मानते। ये बात उनके लिए है कि हम में से किसी ने अल्लाह को नहीं देखा, पर हमारा ईमान और भरोसा अल्लाह पर अटल रहता है। इसी तरह जिन्नात भी हमें दिखाई नहीं देते, पर वो होते हैं। बस फ़र्क ये है कि वो अल्लाह की एक मखलूक हैं जिनके वजूद को हम इंसान देख नहीं पाते। मैं प्रोफेशन से एक डॉक्टर हूँ, पर इस वाक़े के होने से पहले मुझे जिन्नात पर यकीन नहीं था। और मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मैंने ही अपनी बेटी को बाप और माँ दोनों बनकर पाला है, जो मेरी जान है। क्योंकि मैं खुद कमा सकती थी, इसलिए मैं कभी भी माली एतबार से अपनी ससुराल वालों पर डिपेंडेंट नहीं रही। पर मेरा ताल्लुक़ हमेशा से ही अल्लाह के साथ बहुत गहरा जुड़ा रहा है। खैर, मैं वाक़ई की तरफ आती हूँ। मेरा ताल्लुक़ मुल्तान से है। मेरी बेटी ने जब स्कूल बहुत अच्छे नंबर से पास किया तो अगला मरहला कॉलेज में एडमिशन का था, पर परसेंटेज के हिसाब से उसका उन कॉलेजेस में नाम नहीं आया जिसमें वो और मैं एक्सपेक्ट कर रहे थे। बल्कि उस कॉलेज में उसका नाम आया जो हमारे घर से थोड़ा फासले पर मौजूद एक गैर मशहूर कॉलेज था, जो आबादी से कुछ फासले पर था, जिसका नाम मैं यहाँ लेना मुनासिब नहीं समझती। पर मुल्तान के लोग आगे का वाक़या सुनकर ज़रूर समझ जाएंगे कि मैं किस कॉलेज की बात कर रही हूँ। जबकि मैंने अपनी बेटी को उस कॉलेज में भेजने से पहले काफ़ी कोशिश भी की कि उसकी परसेंटेज के हिसाब से उसको दूसरे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। पर जब कुछ नहीं हुआ तो आखिरकार साल ज़ाया करने से बेहतर हमने यही समझा कि उसको उसी कॉलेज में चले जाना चाहिए। यहाँ मैं एक बात और बताती चलूँ, जिस कॉलेज की मैं बात कर रही हूँ वो पढ़ाई के लिहाज से बुरा नहीं है, पर उस कॉलेज से बहुत सारे किस्से जुड़े हुए हैं जिनको सुनकर साफ पता चलता है कि वो कॉलेज हॉन्टेड है। खैर, क्लासेस शुरू होने के बाद मैं खुद ही उसको पिक एंड ड्रॉप करने जाती थी, पर कॉलेज जाने के एक महीने बाद से ही मुझे अपनी बेटी की तबीयत में कुछ तब्दीली सी महसूस होने लगी। वो जो हर वक्त मुझसे ढेरों बातें किया करती थी, अपने पूरे दिन के बारे में छोटी से छोटी बात भी मुझे बताया करती थी, अब बिल्कुल चुप रहने लगी थी। खाना या तो बिल्कुल भी नहीं खाती थी, और खाती तो 4 से 5 रोटियां खाने के बाद भी भूखा होने का कहती, जबकि वो उससे पहले 1 से आधी रोटी ही खाया करती थी। अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखा करती थी। मेरे कुछ पूछने पर वो एकदम से बहुत गुस्से में आ जाती थी। मुझे शुरू में तो लग रहा था कि ये सब चेंजेस उसकी बढ़ती उम्र की वजह से उसमें आ रही हैं, या पढ़ाई के लोड की वजह से। पर अब तो उसने मुझसे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। कॉलेज से वापस आकर अपने कमरे में बंद हो जाती, बस खाना खाने या किसी ज़रूरी काम के लिए ही बाहर आती। एक दिन क्लिनिक से जब मैं घर आई तो सीधी अपनी बेटी के रूम की तरफ चली गई, जिसके रूम का दरवाज़ा बंद था। मैं दरवाजे पर नॉक करने ही वाली थी कि मुझे अंदर से उसकी आवाज़ आई, जैसे वो अंदर रूम में किसी से बातें कर रही हो। पर जब मैं नॉक करके रूम के अंदर गई
तो वो अकेले अपनी स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ रही थी और उसके अलावा रूम में कोई और नहीं था। मैंने उससे पूछा कि तुम अभी किससे बात कर रही थी, तो उसने गुस्से से जवाब दिया, आपको पता नहीं क्या हो गया है, हर वक्त मुझ पर सख्ती करती रहती हैं। अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आपके हर सवाल का जवाब दूँ। मुझे अपनी बेटी के ऐसे रवैये पर उस वक्त बहुत दुख हुआ, पर मैं चुप हो गई। दूसरे दिन मैंने अपनी एक कुलीग डॉक्टर से अपनी बेटी के रवैये में अचानक आई इन तब्दीलियों के बारे में बात की, तो उसने कहा, यार आजकल के बच्चे स्पेस चाहते हैं, पर ये 4 से 5 रोटी खाने वाली बात समझ नहीं आ रही। मुझे तो ये कोई ऊपरी मसला लग रहा है, तुम उसे किसी आमिल या किसी बुजुर्ग को दिखाओ। अपनी कुलीग की बातें उस वक्त मुझे मजाक लग रही थी और मैं हंसने लगी कि आजकल के जदीद दौर में डॉक्टर होते हुए भी तुम्हारे दिमाग में ये बातें आई कैसे। और कुलीग से बात करने के बाद भी मेरी परेशानी कम नहीं हुई। उस दिन जब मैं घर वापस आई तो मेरी बेटी डाइनिंग टेबल पर बैठी खाना खा रही थी, पर वो जिस तरह खाना खा रही थी उसको देखकर हैरत से मेरा बुरा हाल हो गया। वो अपने दोनों हाथों से खाना अपने मुंह में भर रही थी। उसके पूरे हाथ और मुंह पर सालन लगा हुआ था। मैं सख्ती की कैफियत में खड़ी उसे देख रही थी कि उसने एक लम्हे के लिए अपना सर उठाकर मुझे मुस्कुरा कर देखा और कहने लगी, आप इतनी हैरत से मुझे खाना खाते हुए क्यों देख रही हैं? आपने कभी किसी को खाना खाते हुए नहीं देखा? तो मैंने उससे कहा, खाना खाते हुए तो बहुत सौ को देखा है, पर इतनी बदतमीजी से खाना खाते हुए किसी को पहली बार देख रही हूँ। आज जुम्मा है, नमाज की तैयारी करो। मेरी बात सुनकर वो लापरवाही से अपनी जगह से उठी और अपने कमरे में चली गई। मुझे उस दिन उसकी ऐसी हरकत पर बहुत हैरानी हो रही थी, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा कभी भी नहीं किया था। वो बहुत मैनर्स वाली लड़की थी और मुझे उससे ऐसी हरकत की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। पर आगे जो होने वाला था वो इससे भी ज़्यादा भयानक था, जिसके बारे में सोचकर मैं आज भी डर जाती हूँ। दूसरे दिन सुबह मैं जब अपनी बेटी के रूम में गई तो वो अब भी सो रही थी, तो मैं उसके पास बेड पर जाकर बैठ गई और उसके लंबे बालों में हाथ फेरते हुए उसे उठाने लगी कि कॉलेज के लिए तैयार नहीं होना है। बेटा देखो कितनी देर हो गई है, मैं नाश्ता बना रही हूँ, जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आ जाओ। जब मैं उससे ये बातें कर रही थी, इस दौरान मुझे उसके बेडरूम के वॉशरूम से बराबर पानी बहने की आवाज़ आ रही थी। तो मुझे लगा कि शायद वो रात में वॉशरूम गई होगी और नींद में पानी बंद करना भूल गई होगी। तो मैं बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ गई और जैसे ही मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला, मेरी बेटी वॉश बेसिन के पास खड़ी अपने टीथ ब्रश कर रही थी। मैंने झट से पीछे मुड़कर बेड की तरफ देखा तो अब वो वहाँ नहीं थी। मैं कुछ देर तो सत्ते की कैफियत में आ गई थी कि अभी मैंने अपनी बेटी को बेड पर लेटे हुए देखा था और अब ये अचानक वॉशरूम में आ गई है। मेरा सर चकराने लगा था और मैं कांपते हाथ पैरों के साथ किचन में आ गई और उस नज़ारे को अपना वहम साबित करने के लिए अपने जहन को लॉजिक्स देने की कोशिश करने लगी, पर आंखों देखा कोई कैसे जुटला सकता है। मैं इन्हीं सोचों में गुम नाश्ता बनाकर किचन से बाहर आई तो मेरी बेटी बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोली कि मामा जल्दी से नाश्ता दें, बहुत भूख लग रही है। तो मैंने भी उसे मुस्कुराकर देखा और किचन से नाश्ता लेने गई तो वहाँ किचन के टॉप पर मेरी बेटी बैठी हुई थी और जानवरों की तरह अपने दोनों हाथों से अपने मुंह में नाश्ता ठूस रही थी। उफ मेरे खुदा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? एक बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठी है और एक किचन में मौजूद है। दिमाग सुन्न होने लगा था, हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? ये सब हकीकत है या फिर मेरा वहम? मैं ये सोच ही रही थी कि किचन में मौजूद मेरी बेटी टॉप से उतरी और किचन से बाहर चली गई। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। मैं बाहर आई तो डाइनिंग टेबल पर बैठी मेरी बेटी कहने लगी कि क्या बात है, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है,
शायद आपने कुछ देख लिया है जो आपको नहीं देखना चाहिए था। और ये कहकर वो फिर से अपने रूम में चली गई। अब मुझ में उससे बात करने की, कुछ पूछने की या उसके कमरे में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उस दिन ना तो मेरी बेटी कॉलेज गई और ना मैं क्लिनिक। हम दोनों ही अपने अपने रूम में बंद रहे। पर देर रात में मुझे अपने कमरे के बाहर कुछ हलचल सी महसूस होने लगी। दरवाजे के नीचे जो हल्की सी झीरी होती है, उसमें से साफ महसूस हो रहा था कि मेरे कमरे के बाहर कोई इधर से उधर टहल रहा है। पर वो कौन है, उसको दरवाज़ा खोलकर देखने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। पर मेरी नज़रें उसी तरफ टिकी हुई थीं कि अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरी बेटी मेरे कमरे में आई और मेरे पास आकर बैठ गई। और उसने मेरे हाथ पर अपना सर रख लिया और कहने लगी, मामा मुझे नींद नहीं आ रही और पता नहीं क्यों मुझे अपने कमरे में बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वहाँ मेरे साथ कोई और भी मौजूद है। मैंने उसके माथे को चूमा और अपने पास लिटा लिया और उससे कहा कि तुम आयतल कुर्सी पढ़ो, मैं भी तुम पर पढ़कर दम करती हूँ। फिर वो पता नहीं कब वहीं मेरे पास लेटे लेटे सो गई। मैं काफ़ी देर तक उसके बालों में उंगलियां फेरती रही कि तभी मुझे एहसास हुआ कि रात बहुत ज़्यादा हो गई है, मुझे भी अब सो जाना चाहिए। ये सोचकर मैं घर को लॉक करने के लिए अपने बिस्तर से उठी और डोर को लॉक किया। वापस आते हुए मैंने किचन से पानी पिया। फिर जब मैं किचन से बाहर आई तो बेख्तियारी में मेरी नज़र अपनी बेटी के रूम में गई, जहाँ मेरी बेटी अपने बेड पर सो रही थी। ये देखकर मैं फ़ौरन अपने कमरे में आई तो वहाँ मेरे बेड पर भी मेरी बेटी सो रही थी। अब डर और खौफ से मेरा बुरा हाल हो चुका था और मैं वहीं अपने रूम में मौजूद एक सोफे पर बैठ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों में से मेरी असली बेटी कौन है और ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे दिमाग में उस वक्त कई सवाल घूम रहे थे और जो कुछ मैंने देखा था मैं उस पर यकीन नहीं कर पा रही थी। पर मेरे पास उस पर यकीन करने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था। बस वो पूरी रात टिकटिकी बांधकर मैं अपने बेड पर लेटी हुई अपनी बेटी को देखती रही। डर से उस वक्त मेरा इतना बुरा हाल था कि लगता था अभी दरवाजे से वो दूसरी वाली अंदर आएगी और मेरा गला दबा देगी। उस वक्त मुझे जितनी भी कुरानी आयात ज़बानी याद थी वो मैं पढ़ती रही। अल्लाह अल्लाह करके वो रात कटी। सुबह जब मेरी बेटी की आंख खुली तो उसने जब मुझे इस तरह सोफे पर बैठे हुए देखा तो फ़ौरन मुझसे कहा, आपको क्या हो गया है, आप सोई क्यों नहीं। पर मैं उसके सवाल का क्या जवाब देती, मेरी तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी उसने कहा, चलें जल्दी से अच्छा सा नाश्ता बना दें, कॉलेज के लिए देर हो रही है, मैं फ़्रेश होकर आती हूँ। ये कहकर वो कमरे से बाहर जाने लगी तो मेरे जहन में कल सुबह के सारे वाक़यात घूमने लगे। तो मैंने फ़ौरन ही अपनी बेटी से कहा, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में चलूँगी और जब तक हम घर से बाहर नहीं निकलते तुम मेरे साथ साथ रहोगी। तो मेरी बेटी दरवाजे के पास ही रुक गई और पीछे मुड़कर हंसते हुए बोली, मामा आप परेशान ना हो, अब वो चली गई है, बेफिक्र हो जाए, वो अब शाम को ही आएगी। तो मैंने बेसाख्ता उससे पूछा, वो कौन। तो मेरी बेटी ने अपनी उंगली मेरे मुंह पर रख दी और मुझे खामोश करवा दिया। उस वक्त मुझे अपनी बेटी की आंखों में डर और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी, पर मेरे जहन में तो बहुत सारे सवाल आ रहे थे जिनके जवाब मुझे उसी वक्त चाहिए थे। तो मैंने फिर से उससे कहा, तुम मेरी बात का जवाब तो दो, कौन है वो। तो मेरी बेटी ने मेरे सामने अपने हाथ जोड़ लिए और फिर मेरे गले लगकर रोने लगी। पर अब भी वो मेरी बात का जवाब नहीं दे रही थी। पता नहीं उसे किस बात का डर था, किस बात का खौफ था जो वो अपने अंदर छुपाए रोई जा रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे चुप करवाया और उसे साथ लेकर किचन में आ गई। फिर उसको पानी पिलाया तो उसका रोना थमा। फिर उसने कहा, मैं फ़्रेश होकर आती हूँ, मेरा आज आपके हाथ का पराठा खाने का दिल कर रहा है। तो मैंने भी आगे से उससे कोई सवाल नहीं किया, पर मेरा दिल अब भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं माँ थी, इतना तो जान चुकी थी कि मेरी बेटी किसी तकलीफ़, किसी परेशानी में मुब्तला है।
मगर किस किस्म का दुख तकलीफ़ मेरी समझ नहीं आ रहा था, ना वो मुझे कुछ बता रही थी। खैर नाश्ता करके मैंने उसे कॉलेज ड्रॉप किया और मैं क्लिनिक पर आ गई। मैं क्लिनिक पर आ तो गई थी, पर मेरा दिमाग अब भी अपनी बेटी में लगा हुआ था कि अचानक मुझे मेरी बेटी के कॉलेज से कॉल आई और उन्होंने मुझे वहाँ फ़ौरन आने को कहा। तो मैं सारे काम छोड़कर कॉलेज के लिए निकल गई। पूरे रास्ते दिमाग में कई सवालात घूमते रहे। फिर जब मैं उस परेशानी की हालत में कॉलेज पहुंची, तो वहां अपनी बेटी की हालत देखकर मैं और परेशान हो गई, जिसको रस्सियों से एक कुर्सी पर बिठाकर बांधा हुआ था। उसके काले लंबे बाल खुले हुए थे, आंखें ऐसे लाल हो रही थीं जैसे उनमें खून उतर आया हो। मुझे देखते ही वो गुस्से से बोली, इन लोगों से कहो मुझे अभी इसी वक्त छोड़ दें, वरना मैं तेरी बेटी को मार दूंगी। मेरा दिमाग तो पहले ही परेशान था, अब अपनी बेटी की ऐसी हालत और ऐसी बातें सुनकर मैं खौफ और दहशत से वहीं बेहोश हो गई। फिर मेरी एक कुलीग जो क्लिनिक से मेरे साथ कॉलेज आई थी, उसने कॉल करके मेरे देवर और देवरानी को कॉलेज बुला लिया। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया, तो हमने मेरी बेटी के एक टीचर से उसके इस बिहेवियर के बारे में पूछा, तो उन्होंने जो बताया उसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। उन्होंने बताया, असल में जब न्यू क्लासेस स्टार्ट हुई थी, जब ही सब स्टूडेंट को बता दिया गया था कि मेन बिल्डिंग के पीछे जो ग्राउंड है, जहाँ बहुत सारे पीपल के पेड़ लगे हुए हैं, उसके पास कुछ पुरानी क्लासेस बनी हुई हैं जो अब बंद ही रहती हैं। उनके इर्द गिर्द या उनके पास बिल्कुल भी नहीं जाना है, पर आपकी बेटी अक्सर वहाँ जाती थी। हमने कई बार उसको डांटा भी, पर वो फिर भी बाज नहीं आई। आज भी सुबह वो कॉलेज आते ही वहाँ मौजूद एक क्लासरूम में चली गई। जब दूसरे स्टूडेंट से हमें पता चला, तो हम गार्ड को लेकर उस क्लासरूम की तरफ गए, और जब उस क्लासरूम का दरवाज़ा खोला गया, तो आपकी बेटी छिपकली की तरह दीवार से चिपकी हुई थी। खौफ और डर से गार्ड और टीचर पीछे होकर खड़े हो गए, पर थोड़ी ही देर बाद वो खुद से इंसानी रूप में उस कमरे से बाहर आ गई और वहाँ पास में मौजूद एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। हमने पहले तो उसे वहाँ से अपने साथ चलने को कहा, पर वो हमारी किसी बात का जवाब ही नहीं दे रही थी। फिर जब कुछ लेडीज़ टीचर ने उसको पकड़ने की कोशिश की, तो वो आपे से बाहर हो गई, जिसके बाद उसको बड़ी मुश्किल से रस्सियों से बांधकर कुर्सी पर बांधा गया था। मैं हैरत और खौफ से उनकी सारी बातें सुनी जा रही थी। फिर मैं अपने देवर और दोस्त के साथ किसी तरह अपनी बेटी को वहाँ से लेकर घर आ गई, पर वो लोग भी मेरी बेटी की हालत देखकर खौफ में आ गए थे। इसलिए मेरी बेटी को किसी आमिल को दिखाने का मशवरा देकर वो लोग फ़ौरन ही वहाँ से चले गए। पर उनके जाने से पहले मैंने उन लोगों के साथ मिलकर अपनी ही बेटी को रस्सियों से बेड पर बांध दिया था, जो हर थोड़ी देर बाद अपने मुंह से अजीब आवाज़ें निकालती, कभी रोने लगती और कभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती, कभी गुस्से में खुद को खोल देने को कहती। उस वक्त तक मेरा डर पूरी तरह से निकल गया था। मैंने वुज़ू किया और अपनी बेटी के पास ही जानमाज बिछाकर नमाज अदा की। फिर 2 नफिल मैंने हाजात के पढ़े, और फिर घंटों तक मैं रो रो कर अल्लाह से मदद मांगती रही कि आप ही मदद कर सकते हैं। मैं तो यहाँ किसी को भी नहीं जानती, मेरी बच्ची को मुझे वापस लौटा दें और इस शैतान से इसको बचा लें। मैं बस रोए जा रही थी और बार बार यही दुआ मांगे जा रही थी कि तभी पता नहीं कैसे मेरे दिल में एक बात आई, जिसे सोचकर मैं अपनी जगह से उठी और अपने कमरे से कुरान उठाकर वहाँ ले आई। फिर मैंने पहले दुरूद शरीफ पढ़ा, फिर चारों कुल, और फिर सूरह जिन, और फिर आखिर में सूरह हशर की तिलावत करने लगी। मैंने ये सब पढ़ने के बाद अपनी बेटी पर दम किया, जिससे वो अपने होश में वापस आने लगी। फिर मैंने पानी पर दम किया और वो पानी अपनी बेटी को पिलाया और थोड़ा सा खुद पिया, जिसके बाद मेरी बेटी पूरी तरह से होश में आ गई और उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और उसकी आंखों में बेबसी फैली हुई थी। फिर मैंने 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ी और चारों तरफ उसका दम करके उसका हिसार बनाया और अपनी बेटी के हाथ पैर खोल दिए। वो मेरे गले लगकर बहुत देर तक रोती रही। फिर मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि हम अल्लाह की पनाह में हैं, अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुम मुझे अब खुलकर सारी बात बता सकती हो। तो उसने नम आंखों से मुझे बताना शुरू किया
कॉलेज में मुझे रोज़ाना एक लड़की पीपल के पेड़ के नीचे बैठी हुई मिलती थी, जबकि वो किसी भी क्लास को अटेंड नहीं करती थी। मैंने उससे दोस्ती कर ली क्योंकि उसने मुझे ऐसा करने को कहा था और बताया था कि उसका कॉलेज में कोई दोस्त नहीं है। उसके बाद वो हर वक्त मेरे साथ रहने लगी। कॉलेज हो या घर, वो हर वक्त साए की तरह मेरे साथ रहती। चाहे मैं सोऊं या वॉशरूम जाऊं, वो मेरे साथ ही होती। फिर उसने मुझसे कहना शुरू कर दिया कि तुम मुझे अपना जिस्म दे दो, मेरे पास जिस्म नहीं है। तो उसकी ये बात सुनकर मैं उससे डरना शुरू हो गई, उससे दूर भागने लगी तो वो मुझ पर गुस्सा करने लगती थी। कॉलेज में भी चौकीदार को जिसने डसा था वो कोई सांप नहीं था, वो यही लड़की थी। साइंस वाली टीचर के ऊपर लैब में जो केमिकल गिरा था वो इसी ने उन पर गिराया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। कॉलेज के सामने जो एक्सीडेंट हुआ था वो भी इसी ने करवाया था। उसको लोगों का बहता हुआ खून देखकर बहुत अच्छा लगता है, पर अब मैंने आपको सारी बात बता दी है, वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। तो मैंने अपनी बेटी को भी वज़ू करवाया, 2 नफिल हाजात के पढ़वाए, और कुछ देर पहले जो वजीफ़ा मैंने पढ़ा था वो उसे भी पढ़ने को कहा। फिर न जाने कब तक हम दोनों वो वजीफ़ा पढ़ते रहे, और पढ़ते पढ़ते फजर की अजान हो गई। तो मैंने उन तमाम आयात को पानी पर दम किया और थोड़ा सा पानी अपनी बेटी को पिलाया और थोड़ा खुद पिया, और बाकी के बचे हुए पानी को मैंने घर और कमरे के चारों कोनों में छिड़क दिया। फिर हम दोनों ने नमाज फजर अदा की और शुक्राने के नफिल अदा किए। एहसन, आप यकीन माने, ऐसा करने से मेरी बेटी को उस आसेब, उस जिन से आज़ादी मिल गई थी, जो सब अल्लाह के कलाम की बरकत से हुआ था। उन आयात को पढ़ने का भी यकीनन अल्लाह ने ही मेरे जहन में डाला था। सुबह मेरा देवर एक आमिल को घर ले आया, पर जब उन्होंने मेरी बेटी को देखा तो उन्होंने बताया कि इस पर कोई आसेबी मामला नहीं है, जिसे सुनकर मेरा देवर हैरान हो गया था। पर उस वाक़े के बाद मैंने दोबारा अपनी बेटी को उस कॉलेज में नहीं भेजा, बल्कि घर पर ही उसकी तैयारी करवाई और एग्ज़ाम दिलवाए, जिसमें मेरी बेटी ने नुमाया कामयाबी हासिल की थी। अब मेरी बेटी की शादी हो गई है और अल्लाह के फजल से वो एक कामयाब और खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही है। पर उस वाक़े के बाद से वो नमाज पाबंदी से अदा करती है। यकीनन जब कोई सच्चे दिल से अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह उसकी ज़रूर सुनता है। बहुत शुक्रिया आशी, आपने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की। सो फ्रेंड्स, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर न्यू हैं तो भाई की मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके पास भी कोई सच्चा वाक़या है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आप हमें मेल कर सकते हैं या इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमेशा पाकी की हालत में रहें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले खौफनाक वाक़े के साथ। अस्सलामु अलैकुम।